जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जय माँ भारती। मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मंच क्लासेस में। मित्रों, हम कर्म कारक के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। पाठ्यक्रम में जो सूत्र हमारे बताए गए हैं, जो निर्धारित सूत्र हैं, उनके बारे में अपन पठन पाठन कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आई होप आपने स्वाध्याय भी किया होगा। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा अपने क्लास को बढ़ाते हैं। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि हमारा आगे का कारक है करण कारक। मित्रों देखिए, नंबर 3 कारक है हमारा करणम। ऐसा करण कारकम, ये हमारा सूत्र है, ये हमारा कारक का नाम है। अब ये इस कारक में विभक्ति होती है तृतीया। हम पूर्व में भी इस बात को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तृतीय विभक्ति का कारक है करण कारक। इसमें सूत्र देखते हैं। सबसे पहले एक सूत्र नंबर 1 देखिए, कर्तृकरणयोः तृतीया, ये सूत्र है हमारा। देखो समझते हैं इसको। ये सूत्र क्या कहता है? कर्तृ का मतलब है कर्ता, कर्ता में, ठीक है। क्योंकि कर्तृकरणयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचन में, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसा सूत्र ने कहा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृकरणयोः तृतीया, ये सूत्र क्या कह रहा है? कर्ता में और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये बात तो हमारी समझ में आ रही है। पर कर्ता में तो हमने प्रथमा विभक्ति का पढ़ा है, कर्तरी प्रथमा, ऐसा पढ़ा है। तो देखिए मित्रों, साथियों, मैंने आपको बताया था कि जहां पर कर्ता प्रधान होगा वहां पर उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कर्तृवाच्य के सेंटेंस में हमने देखा था। अब जहां पर कर्ता अनुक्त है, अनुक्त मतलब अप्रधान है, अनुक्त अनभिहित है, अनुक्त है, अप्रधान है, ऐसे कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जो कि हम कर्म कारक में देख चुके हैं। तो कर्ता में और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर कर्ता हमारा अप्रधान होगा, ऐसे उस कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कर्मवाच्य के संदर्भ में हमने हमारे कर्ता में देखा था कि वहां पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। तो कर्ता में, अनुक्त कर्ता में और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। अनभिहिते कर्तरि वा अनभिहिते करणे च तृतीया स्यात्, ऐसा इसकी विभक्ति कहती है कि अनभिहिते कर्तरि अर्थात अनुक्ते कर्तरि अर्थात अप्रधाने कर्तरि, अप्रधान कर्ता में, और अनभिहिते करणे और अप्रधान करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र के द्वारा कर्तृकरणयोः तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति का विधान किया जाता है करण कारक में और अप्रधान कर्ता में। जैसे देखिए, जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते, रामेण ग्रंथः पठ्यते, यहाँ पर देखिए ये है हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। यहाँ पर ग्रंथः, ये हमारा क्या है? कर्म है। लेकिन यहाँ पर क्या कौन सी व्यक्ति लगाई है? प्रथमा व्यक्ति, क्योंकि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म जो हमारा प्रधान हो जाता है, उसके चलते कर्म में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये है हमारा कर्ता, यहाँ पर ये कैसा हो गया है? अनुक्त हो गया है, क्योंकि तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुक्त मतलब अप्रधान हो गया है। तो ऐसे सेंटेंसों में कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे जैसे सह कलमेन लिखति, ये सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए कर्ता हो गया, करण हो गया, क्रिया हो गई। यहाँ पर करण में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया कि वह कलम से लिखता है, ऐसा देखिए। तो कर्ता में और करण में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हम देखा। अब देखिए हम करण कारक कहते किसे हैं, तो सूत्र नंबर 2 आएगा, वो हमको बताएगा कि सूत्र नंबर 2 देखिए, इसने कहा साधकतमं करणम, साधकतमं करणम। देखिए यहाँ पर मित्रों कि साधकतमं करणम,
साधक, साधक इस शब्द को देखिए आप, साधक, साधक का मतलब होता है सहायक। तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया यहाँ पर, कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तम प, और उसको हम कहेंगे करण। कि जो सर्वश्रेष्ठ, तम क्या बताता है, सर्वश्रेष्ठ, जो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वश्रेष्ठ जो सहायक है वो हमारा क्या कहलाएगा, करण कहलाएगा। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायता करता है, जो मीडिएटर का काम करता है, जो माध्यम का प्रयोग, जो माध्यम बनता है क्रिया की सिद्धि का, उसको हम करण कारक कहते हैं। देखिए इसकी वृत्ति क्या कहती है, वृत्ति को समझते हैं इसी संदर्भ में। देखो वृत्ति क्या कहती है, तो क्रिया सिद्धौ, इस वृत्ति को याद कर लेना, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम, प्रकृष्टोपकारकम, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, कर्ण संज्ञम स्यात्, ऐसा। देखिए क्या कहता है, क्रिया सिद्धौ, सप्तमी विभक्ति एकवचन अधिकरण कारक, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्टोपकारकम, जो सर्वाधिक जो सहायक है उसकी क्या संज्ञा होगी, उसकी कर्ण संज्ञा होगी। अर्थात जो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायता देता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। जैसे देखो जो माध्यम बनता है, जैसे वह चश्मे से देखता है, तो राम चश्मे से देखता है, तो राम के देखने में सर्वाधिक सहायक वस्तु क्या है, चश्मा, तो ये हमारा कर्ण हो गया। ऐसे ही मैं पेन से लिखता हूं, तो मेरे लेखने की जो क्रिया है, लिखने रूपी जो क्रिया है, उसमें सर्वाधिक सहायता कौन कर रहा है, पेन कर रहा है, तो पेन हमारा कर्ण हो गया। वह साइकिल से विद्यालय जाता है, तो उसके विद्यालय जाने में सर्वाधिक सहायता किसके द्वारा की ली जा रही है, साइकिल से, तो साइकिल हमारा हो गया कर्ण कारक। ऐसे ही वह वायुयान से जाता है, तो उसके जाने में सर्वाधिक सहायक क्या है, वायुयान। वह मोबाइल से मैच देखता है, तो उसके मैच देखने में सर्वाधिक सहायक वस्तु क्या है, मोबाइल, दूरवाणी, तो ये हमारा कर्ण कारक हो गया। वह पंखे से हवा करता है, तो सर्वाधिक सहायक वस्तु क्या है हवा करने में, पंखा, तो ये हमारा कर्ण कारक हो गया। तो इसी प्रकार से जो हमारी जो सहायक जो वस्तुएं होती हैं वो हमारी कर्ण कारक कहलाती हैं। और ऐसे कर्ण में हमको कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्तृकर्ण तृतीया, इस सूत्र के द्वारा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो साधक तमम करणम क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक जो कारक है वो हमारा कर्ण संज्ञा, उसकी हमारी कर्ण संज्ञा होगी। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे राम चश्मे से देखता है, राम चश्मे से देखता है, ये उदाहरण मैंने यहां पर लिखा। अब देखिए मित्रों साथियों, राम है हमारा कर्ता और देख रहा है क्रिया, तो राम देखने का कार्य कर रहा है, किसके द्वारा, उसमें सहायक क्या है, राम कब देख पा रहा है, उसकी सहायता कौन कर रहा है, चश्मा, ये उपनेत्रम, तो ये हमारा हो गया कर्ण कारक। अब ऐसे इसमें हमको कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। सूत्र क्या है, कर्तृकर्णयोः तृतीया, इस सूत्र के द्वारा। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, ये हमारा कर्ता हो गया, तो राम चश्मा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपनेत्रेण, देखिए उपनेत्रेण, और यहाँ पर क्रिया आ जाएगी पश्यति, राम उपनेत्रेण पश्यति। देखिए यहाँ पर ये तृतीय व्यक्ति का विधान किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। साधक तमम करणम, तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है क्रिया की सिद्धि में, इस क्रिया की सिद्धि में, देखना रूपी क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक जो कारक है, सर्वाधिक सहायक देखने वाली क्रिया में सर्वाधिक सहायता किसके द्वारा ली जा रही है, चश्मा की, तो ये जो है यह हमारा कर्ण कारक कहलाएगा। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायता करता है, जो मीडिएटर का काम करता है, जो माध्यम बनता है, उसमें उसको हम कर्ण कारक कहते हैं। इस सूत्र ने तो ये कहा। अब कर्तृकर्णयोः तृतीया, इस सूत्र के द्वारा कर्ण में, ऐसे इस कर्ण में जो सहायक बन रहा है, जो मीडिएटर बन रहा है, जो माध्यम बन रहा है, ऐसे उस कर्ण में हम तृतीय व्यक्ति का विधान करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप थोड़ा सा स्वाध्याय करें, समझे इस बात को। आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 3 देखो क्या कहता है, सहयुक्ते अप्रधाने,
ये सूत्र है, बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। देखिए, सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए क्या कहा, सह, सहवाची जितने भी शब्द होंगे, सह यहां पर साकम भी हो सकता है, ठीक है, समम भी हो सकता है, यहां पर सार्धम भी हो सकता है, सार्धम भी हो सकता है, सह साकम सार्धम समम, सह साकम सार्धम समम, इनका मतलब होता है साथ में, इनका मतलब होता है साथ में। देखिए क्या कहा, सह साकम समम सार्धम, इनका मतलब होता है साथ में, सबका। इनके युग में, युक्ते, इनके युग में अप्रधाने, अप्रधाने, देखो एक शब्द और आया है यहाँ पर, अप्रधाने, अप्रधान कर्ता में, कैसे कर्ता में, अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो विभक्ति होगी हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सूत्र ने क्या कहा, सह साकम सार्धम समम के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह साकम सार्धम समम के योग में, इनके चलते अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण हिंदी में लिख करके आपको समझाऊंगा। जैसे सीता राम के साथ वन को जाती है, वन को जाती है, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर कौन जाती है, प्रश्न हम करेंगे कौन जाती है, तो उत्तर मिलता है सीता जाती है। तो सीता ये हमारा कर्ता हो गया, मुख्य कर्ता हो गया, तो प्रथम व्यक्ति एक वचन क्रिया है। अब ये हमारा कर्ता है, ये प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो क्रिया ही प्रथम पुरुष के एक वचन की हो जाएगी, तो रूप बनेगा गच्छति, ठीक है, सीता गच्छति, सीता जाती है। कहां पर जा रही है, उसकी जाने की सर्वाधिक प्रिय स्थान क्या है, तो वन, तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति ये वनम हो गया, सीता वनम गच्छति, सीता वन को जाती है। अब साथ में, साथ, साथ का हम यहाँ पर ले लेंगे सह, एक उदाहरण ये हमने ले लिया, सह सीता सह वनम गच्छति, सीता साथ में वन को जाती है। अब किसके साथ, अब जिसके साथ जा रही है वो हमारा माना जाएगा अप्रधान कर्ता, और ऐसे अप्रधान कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो किसके साथ जा रही है, राम के साथ जा रही है, तो यहाँ पर हम राम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा सीता रामेण सह वनम गच्छति। यहाँ पर मित्रों शायद आपको समझ में आया होगा, थोड़ा और उदाहरण लेकर के हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे छात्र शिक्षक के साथ, छात्र शिक्षक के साथ संस्कृत पढ़ते हैं, छात्र शिक्षक के साथ संस्कृत पढ़ते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं, छात्र। देखो इससे प्रश्न करेंगे क्रिया से, कौन पढ़ते हैं, उत्तर मिला छात्र पढ़ते हैं, ये हमारे प्रधान हो गया। अब एक छात्र पढ़ रहा है, दो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो क्रिया ने बताया कि भैया पढ़ते हैं, अर्थात बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा छात्राः। अब जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष के बहुवचन का हो गया, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की हो जाएगी, तो रूप बन जाएगा पठन्ति, छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। छात्रों के पढ़ने की प्रिय वस्तु क्या है, प्रिय विषय क्या है, तो संस्कृतम, तो यहाँ पर ये कर्म हो जाएगा, तो ऐसा हमारा हो जाएगा। तो सेंटेंस बना छात्राः संस्कृतम पठन्ति, छात्र संस्कृत पढ़ते हैं। अब देखिए साथ में के साथ, तो इसके लिए अपन कोई भी उदाहरण ले लेंगे। जैसे समम को ले लिया हमने, समम, ठीक है, छात्राः समम संस्कृतम पठन्ति। अब किसके साथ पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक, यहाँ पर एक शिक्षक है, दो शिक्षक है, बहुत सारे शिक्षक हैं, तो यहाँ पर शिक्षक एक बताया गया है, तो इसमें हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, छात्राः शिक्षकेण समम संस्कृतम पठन्ति, छात्र है वो शिक्षक के साथ संस्कृत पढ़ते हैं। तो मित्रों साथियों, मैं बताऊं आपको कि सूत्र है सहयुक्त अप्रधान। इसने कहा कि सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, तो ये हमारा तो मेन कर्ता हो गया, मुख्य कर्ता हो गया। क्यों, क्योंकि क्रिया इसके अनुसार है,
छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उनकी अभीष्ट वस्तु क्या है पढ़ने की, वो हमारा कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर संस्कृत ये इनकी अभीष्ट वस्तु हो गई, तो ये हमारा कर्म हो गया। अब किसके साथ हम पढ़ रहे हैं? तो शिक्षक के साथ में, ये हमारा अप्रधान हो गया। यहाँ पर शिक्षक है एक, उसके चलते यहाँ पर शिक्षक शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया, तो सेंटेंस बन गया छात्राः शिक्षकेण समं संस्कृतं पठन्ति। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप और थोड़ा सा विचार कर लीजिए, मेरे को बता देना। आगे वाले सूत्र पर चलते हैं। सूत्र नंबर 4 देखिए, सूत्र नंबर 4 क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सूत्र है और इंपॉर्टेंट भी है। ये नांग विकार, देखो ये सूत्र है। ये न तृतीय व्यक्ति एक वचन, जिस अंग में विकार, विकार माने कमी, जिस अंग में कोई विकार हो, कोई कमी हो, कोई दोष हो, ऐसे उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र में ये कहा, जिस अंग में कोई विकार होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंग में, क्योंकि यहाँ पर अंग की बात की जा रही है, विकार किस में बताया गया? अंग में। जिस अंग में कोई विकार होगा उसी अंग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहन पैर से लंगड़ा है। तो यहां पर देखिए कर्ता कौन है? मोहन। तो ऐसा कैसा ले आएंगे? मोहन में कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रथम व्यक्ति एक वचन सीधा सीधा आ जाएगा। लंगड़ा इत्युक्ते खंजः, इत्युक्ते खंजः, खंजः अस्ति, मोहनः खंजः अस्ति, मोहन लंगड़ा है। किससे? अब किस अंग में विकार है, किस अंग में कमी है? तो पैर से। एक पैर में, दो पैर में, तो एक पैर में, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग कर देंगे पादेन, मोहनः पादेन खंजः अस्ति, मोहन पैर से लंगड़ा है। साथियों, जिस अंग में विकार होता है, जिस अंग में कोई कमी होती है ना, उस अंग में हमको तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। कर्ता में हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्रिया तो अपने रूप में रहेगी रहेगी, कर्म अपने स्थान पर रहेगा, पर जिस अंग में कोई कमी होगी, कोई दोष होगा, कोई विकार होगा, उस अंग में ही हमको तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पर साथियों एक और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, सह शिरसा खल्वाटः, सह शिरसा खल्वाटः अस्ति, सह शिरसा खल्वाटः अस्ति। अब देखिए यहाँ पर विकार किसमें है? गंजा। किससे गंजा है? तो सिर से है। किससे गंजा है? सिर से है। तो देखिए यहाँ पर तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, सिर में। ऐसे ही और उदाहरण अपन देख लेते हैं यहीं पर। जैसे सह नेत्रेण काणः अस्ति, सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह काणा है। किससे है? नेत्र से है। तो विकार किसमें है? नेत्र में। तो उसमें हमने तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही सह नेत्राभ्याम, देखिए मित्रों, सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। यहां पर अंधा है। किससे? आंखों से। अब एक आंख से अंधा नहीं है, बल्कि दोनों आंखों से, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया, तृतीय विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, जिस अंग में कोई कमी होती है, जिस अंग में कोई विकार होता है, उस अंग में जिसमें विकार है, उस अंग में हमको तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे वाले सूत्र पर चलते हैं, सूत्र नंबर 5 पर। देखिए सूत्र नंबर 5 क्या कहता है? इत्थम भूतम लक्षणे, इत्थम भूतम लक्षणे। देखिए ये सूत्र क्या कहता है? इत्थम भूतम लक्षणे, कि जिस लक्षण से किसी की पहचान हो। लक्षण, लक्षण इत्युक्ते प्रकार, प्रकार मतलब पहचान। जिस लक्षण से किसी की पहचान हो, उस लक्षण में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिस किसी की पहचान का जो माध्यम बन रहा हो, किसी की पहचान जिसके चलते हो रही है, उसमें हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वह गणवेश से, वह गणवेश से छात्र लग रहा है,
छात्र लग रहा है। तो देखिए वह हमारा हो गया क्या कर्ता, तो यहाँ पर लिख देंगे सह छात्र, छात्र का छात्र हो जाएगा छात्र, सह छात्र प्रतीयते, वह छात्र लग रहा है। अब किससे लग रहा है, उसकी पहचान किससे हो रही है, तो गणवेश से, यूनिफॉर्म से हो रही है। तो यहां पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे गणवेशेन, कि वह गणवेश से छात्र लग रहा है। तो जिस लक्षण से किसी की पहचान हो उस लक्षण में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे जटाभिः तापसः प्रतीयते, जटाभिः तापसः प्रतीयते। अब यहां पर कोई तपस्वी लग रहा है, लेकिन किससे लग रहा है, जटाओं से लग रहा है, जटाओं से तपस्वी लग रहा है, इसलिए जटाभिः, क्योंकि एक जटा से तो कोई तपस्वी नहीं बन सकता ना, तो जटाओं का समूह अर्थात बहुवचन, तो वह जटाओं से तपस्वी लग रहा है। ऐसे ही आकृत्या सूरः प्रतीयते, आकृत्या सूरः प्रतीयते, कि भैया वो आकृति से, उसकी बनावट से क्या लग रहा है, सूरवीर लग रहा है, पराक्रमी व्यक्ति लग रहा है। तो यहां पर आकृति इसी शब्द में हमने तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया है। जैसे सह हसनेन दुष्टः प्रतीयते, तो वह दुष्ट किससे प्रतीत हो रहा है, किससे लग रहा है, तो हसने से, तो वहां पर वो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया। ऐसे ही सह वार्तालापेन, सह वार्तालापेन सज्जनः प्रतीयते, वह अपनी बातों से सज्जन प्रतीत हो रहा है, महापुरुष प्रतीत हो रहा है। सह गुणैः महापुरुषम प्रतीयते, कि वह अपने गुणों के द्वारा महापुरुष लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जिस भी लक्षण से किसी की पहचान होती है उस लक्षण में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो साथियों पाठ्यक्रम के अनुसार ये हमारे 5 सूत्र हमने पढ़े, इसमें थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं। पहला सूत्र था हमारा साधक तमम करणम, जो क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, जो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जैसे राम चश्मे से देखता है, तो राम के देखने का कार्य की सहायता सर्वाधिक किससे ली जा रही है, चश्मे से, तो चश्मा हमारा कर्ण हो गया। तो ये हमारा कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र हो गया। इसने कर्ण संज्ञा को बताया, कर्ण की परिभाषा को बताया कि साधक तमम करणम। फिर हमारा सूत्र आया कर्तृकर्णे तृतीया, इसने कहा कि अनभिहिते कर्तरी वा अनभिहिते कर्णे च तृतीया विभक्ति स्यात्, कि अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ण में, अनुक्त मतलब अप्रधान, अप्रधान कर्ता में और अप्रधान कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये हमने देखा। उसके बाद सूत्र आया हमारा सहयुक्ते अप्रधाने, इसने कहा सह साकम सार्धम समम इत्यादि, इनका मतलब होता है साथ में, इनके युग में जो अप्रधान जो करता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन को जाती है, तो राम यहाँ पर अप्रधान करता है, इसलिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद आया येनांग विकारः, इस सूत्र ने बताया कि जिस अंग में कोई कमी हो, जिस अंग में कोई विकार हो, जिस अंग में कोई दोष हो, उसी अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद फिर हमारा एक और सूत्र आया कि इत्थम भूतम लक्षण, इसने कहा कि जिस लक्षण से किसी की पहचान होती हो उस लक्षण में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आई होप आपकी समझ में आई होंगी। साथियों आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जय मां भारती। संतोष कुमार व्याख्याता संस्कृत।